नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शश्री शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। उत्तराखंड में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी। उत्तराखंड अब होगा और भी खूबसूरत। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। 29 नवंबर को सूर्यधार झील का उद्घाटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे उद्घाटन। संस्कृति के कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। स्वांग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली। अब निर्माण कार्य में आएगी तेजी। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। रानीखेत पहुंचे सांसद अजय बिट। बूढ़ा दिवाली मनाने पहुंचे पैतृक गांव। देश प्रदेश व वासियों को दी इगास बूढ़ी दिवाली की बधाई। नैनीताल हाई कोर्ट में बदहाल हॉस्पिटल मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट 2 दिसंबर तक पेश करने को कहा। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक जमी बर्फ। 40 मजदूर लौटे। 3 दिनों से हो रही बर्फबारी। पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बताते हैं। बर्फ से लकक बेभूमि की वादियां। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से ठंड भी बढ़ चुकी है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से भी ठंड बढ़ चुकी है। निचले इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है। बर्फ से लकदक देवभूमि की वादियां। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही है। तो वहीं निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो जमकर बारिश हो रही है। बर्फ से लकदक देवभूमि की वादियां। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। एकादशी के पर्व पर रुद्रप्रयाग जिले के अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम स्थल पर देव निशानों और पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की पूजा शुद्धिकरण के साथ ही भरदार क्षेत्र के तरवाड़ी गांव में पांडव लीला शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि स्वर्ग जाते समय पांडव अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के किनारे से होकर स्वर्गारोहिणी गए थे। जहां से पांडव गुजरे उन स्थानों पर विशेष रूप से पांडव लीला आयोजित की जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रत्येक वर्ष नवंबर से लेकर फरवरी तक केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन होता है। खरीफ की फसल कटने के बाद एकादशी व इसके बाद से इसके आयोजन की पौराणिक परंपरा है। जिला मुख्यालय से जुड़ी हुई ग्राम सभा दरमोला की बात करें तो यहाँ पर हर वर्ष पांडव नृत्य का आयोजन एकादशी पर्व पर होना तय है। पांडवों के अस्त्र शस्त्रों में बाणों की पूजा की परंपरा मुख्य है। ग्रामीणों के अनुसार स्वर्ग जाने से पहले भगवान कृष्ण के आदेश पर पांडव अपने अस्त्र शस्त्र पहाड़ में छोड़कर मोक्ष के लिए स्वर्गारोहणी की ओर चले गए थे। अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडव लीला का मंचन होता है। यद्यपि पूरे उत्तराखंड में पांडव लीला लोक नृत्य की परंपरा है, लेकिन हमारे भरदार क्षेत्र के 4 गांवों में, जिसमें मुख्यतया दरमोला, तरवाड़ी, सीली और सेम है, इन गांवों की अपनी अनोखी परंपरा है जो हमारे पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में हमें सौंपी गई है, जिसका आज तक हम निर्वहन कर रहे हैं। केदार घाटी के भरदार क्षेत्र में पांडव नृत्य की एक अनूठी परंपरा है। यहाँ प्रतिवर्ष एकादशी पर्व पर देव निशानों के गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य का आयोजन सदियों से चला आ रहा है। एकादशी का पर्व इसलिए शुभ माना गया है कि इस दिन भगवान नारायण एवं तुलसी विवाह संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण के केदार खंड में पांडव काल का पूरा वर्णन मिलता है। इससे जहां एक और ग्रामीण अपनी अटूट आस्था के साथ संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं,
वहीं दूसरी ओर भावी पीढ़ी भी इससे रूबरू करा रहे हैं। आषाढ़ मास के प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी और आज देवोत्थान एकादशी है। 4 माह नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और 4 वर्षों के पश्चात जो इष्ट देव भगवान नारायण बद्री विशाल है, जो आप नीचे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, वो 4 वर्षों के पश्चात आज देवोत्थान एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं। सारे मंगल कार्य होते हैं, चहुर दिशाओं में हर कुछ जो हम लोगों के मंगल कार्य करने होते हैं, विवाह का होता है, मुंडन इत्यादि होता है, जो हिंदू सनातन धर्म परंपरा का जितना भी कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ किए जाते हैं। केदार घाटी के ग्राम पंचायत दरमोला में पांडव नृत्य का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। यह एक ऐसा गांव है जहां प्रतिवर्ष देव निशानों के गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य की परंपरा है। ऐसे पौराणिक संस्कृति को बचाना हम सभी का धर्म होना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी भी रूबरू हो रही है। एकादशी पर्व को शुभ माना जाता है। इस पर्व के बाद शादी, ब्याह, मुंडन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। डोईवाला विधानसभा के सीला चौकी में बनी सूर्यधार झील का उद्घाटन 29 नवंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। झील से पीने के साथ खेतों की सिंचाई के लिए सैकड़ों गांव को पानी मिलेगा। आपको बताते चले, उद्घाटन को भव्य और यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायक और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण प्रस्तुति देंगे। पर्यटक स्थल के रूप में भी सूर्यधार झील को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी के नाम पर झील का नामांकन होगा। झील के पास लगाई गई गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी की मूर्ति का भी सीएम लोकार्पण करेंगे। सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र सिंह पंवार की देखरेख में उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो दूरगामी सोच थी, जो उन्हें लग रहा था कि आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को पानी की दिक्कत होने वाली है, उसको देखते हुए उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से सूर्यधार झील का नाम दिया था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस परियोजना को जनता के नाम समर्पित करेंगे। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि एक बार फिर से देवभूमि आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपको बताते चले, उत्तराखंड की सौंदर्यता देश विदेश में विख्यात है। अब इसमें थोड़ा मजा और लगने वाला है। जी हाँ, प्रदेश के सभी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जब भी आप या कोई भी किसी छुट्टी की योजना बनाता है, तो सबसे पहले उन्हें हिल स्टेशनों की याद आती है। ऐसे में हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ हो जाती है और कभी कभी ये आपके शांति और दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मनाई जाने वाली छुट्टी में खलल डालता है। आपको नहीं लगता ऐसा? कोई बात नहीं। अगर आपको कोई अलग ऐसे हिल स्टेशनों की सैर पर जाना है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर बस प्रकृति की गोद में समा जाना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए उसका भी हल है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। बता दें, उत्तराखंड अपने सौंदर्य के लिए पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जाना जाता है। उत्तराखंड की सौंदर्यता देश विदेश में विख्यात है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जा रही है, जिसको लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक टिहरी झील का विस्तार भी है। महाराज का कहना है कि झील बनाने के लिए चाइनीज निवेश होगा या नहीं, इस पर संदेह है कि चाइनीज कंपनी या बैंक इसमें निवेश करेंगी या नहीं, क्योंकि टिहरी झील एक बहुत बड़ी झील है। साथ ही ये आकर्षण का केंद्र भी है, जिसके लिए वर्ल्ड क्लास टेंडर्स प्लॉट किए जाएंगे। साथ ही वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर को भी बुलाया जाएगा। चाइनीज कंपनी और चाइनीज बैंकों के प्रति थोड़ा सा मेरा संदेह है, क्योंकि टिहरी झील बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है।
एक तो आकर्षण का केंद्र है, बहुत बड़ी झील है, पहाड़ों में इतनी बड़ी झील नहीं है। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें लेने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डैम है और उसमें सिक्योरिटी मेजर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारा टिहरी झील जो है वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने, और उसके लिए हमारा ये प्रयास होगा कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए जाएं, जिससे कि दुनिया के अच्छे से अच्छे जो डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो आकर के इसको प्लान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि टिहरी झील वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने, तभी ये वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। आपको बताते चले 1 महीने पहले ही अहमद पटेल कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई, जिसकी जानकारी अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने दी। बुधवार अहमद पटेल का निधन हो गया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल लंबे वक्त से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। अहमद भाई, आप हमको छोड़कर यूं ही चले गए, बहुत बड़ा सदमा है, पूरी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सदमा है। करोड़ों हाथ जो आपकी जीवन की दुआ मांग रहे थे, ऊपर वाले ने आपको अपने पास बुला लिया। किसके पास जाएंगे भरोसे के लिए? आप हम सबके सामूहिक भरोसे के प्रतीक थे। आपका परिवार, सोनिया जी, पूरी कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल पर देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए गहरा दुख प्रकट किया। वहीं इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा से ही मंत्री पद को प्राथमिकता न देते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम किया है। अहमद पटेल जी के आकस्मिक निधन से जो है इस राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है, और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में उसकी भरपाई असंभव है। उन्होंने जिस तरीके से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, सांसद के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, उन्हें कई बार जो है जब कांग्रेस की सरकार आई मंत्री बनने का भी अवसर मिला, लेकिन उन्होंने सदैव जो है मंत्री पद को जो है ठुकराते हुए कांग्रेस संगठन में रहते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। खबर रानीखेत से, जहां पर नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद व पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट बूढ़ी दिवाली मनाने के लिए अपने पैतृक गांव द्वाराहाट के धनकल गांव पहुंचे। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और महिलाओं ने उनके लिए मंगल गीत गाए। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि बाहर रहे लोगों को साल में एक त्योहार अपने पैतृक गांव में मनाना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश व प्रदेशवासियों को इगास और बूढ़ी दिवाली की बधाई। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रवि रौतेला, महामंत्री प्रेम शर्मा व मीडिया प्रभारी राजेंद्र जायसवाल मौजूद रहे। इगास हमारे गढ़वाल में और बूढ़ी दिवाली हमारे कुमाऊं में। ये त्योहार सब जगह होता है। ये ऐतिहासिक त्योहार है। कई किंवदंतियां हैं इसमें। माधो सिंह भंडारी जी से भी जुड़ी हैं, और अयोध्या से 11 दिन बाद प्रभु राम के वापस आने की खबर मिली थी, क्योंकि उस समय संचार के माध्यम नहीं थे उत्तराखंड में, तब यहाँ खुशी मनाई जाती है। तो इसलिए आज हम एक किस्म से दिवाली ही मनाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर के दायर अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से आगामी कुंभ मेले के संबंध में तैयारी की विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र 2 दिसंबर तक पेश करने को कहा। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी खंडपीठ में हुई है। अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की गई। आपको बताते चले,
हाईकोर्ट के देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल अधिवक्ता दुष्यंत महनाली ने क्वारंटाइन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की, जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने अस्पताल की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए आदेश दिए थे। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को रोकने के चलते स्थानीय बाजारों के लिए निर्धारित तिथि को साप्ताहिक बंदी के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट सहित संबंधित उप जिलाधिकारियों को दिए। आपको बताते चले, साप्ताहिक बंदी में सिर्फ जरूरी सेवाएं, फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, गैस सर्विसेज तथा दवाइयों की दुकानें ही खोल सकते हैं। आदेशों का उल्लंघन की स्थिति में महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोविड के केसेस जो है वो और बढ़ रहे हैं और देहरादून में अभी रिलेटिवली कोविड के उतने केसेस नहीं हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें उनके माध्यम से अंदर और ज़्यादा कोविड फैल नहीं जाए। उसके लिए अभी जो बॉर्डर पर टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करी गई है और अभी एक इसमें जो आसारोड़ी का बॉर्डर है और इसके अलावा कुल्हाल बॉर्डर पे, रेलवे स्टेशन पे, ISBT पे और एयरपोर्ट पे ये हमारा चल रहा है। राय वाला बॉर्डर हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर नहीं है क्योंकि उधर भूमाफियाओं की नजर अब खेत खलिहानों और बाग बगीचों के बाद जंगल के रूप में विकसित साल के बेशकीमती पेड़ों पर भी पड़ चुकी है। एक ऐसे ही मामला विकासनगर से सामने आया जिसमें बिना अनुमति काटे गए 52 साल के पेड़ों की लकड़ी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले में भूस्वामी सहित पेड़ कटान मामले में शामिल 6 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताते चले, लगातार बढ़ते जमीनों के भाव और राजधानी देहरादून से लगता पचवादून क्षेत्र में भूमाफियाओं के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, जिसके चलते भूमाफिया नियमों को ताक पर रख करके केवल काश्तकारों से औने पौने दामों में कृषि और बागान की भूमियां खरीद करके मनमाने ढंग से अवैध प्लॉटिंग करके लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। इसको हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि राजावाला में कुछ व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित साल के पेड़ को काट रहे हैं। सूचना पे हम मौके पे पहुंचे, जहां मौके पे हमारे द्वारा पाया गया कि 52 साल के पेड़ काट दिए गए हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको ले जाने का प्रयास किया गया है। उनके 82 टुकड़े कर दिए गए थे और मौके पे हमारे द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ उनकी पिकअप जिसमें वो ले जाने का प्रयास कर रहे थे उसे हमने अपने कब्जे पुलिस लिया गया है। और मौके पर हमने पाया गया कि इससे पूर्व भी वहाँ पर पेड़ कटे हुए हैं। मौके पर हमारे द्वारा वन दरोगा को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा तस्दीक करके बताया गया कि ये पेड़ प्रतिबंधित है, इनको काटा नहीं जा सकता है। खबर देहरादून से आपको बता दें, खता धर्मचूक स्थित सोंग नदी में लगातार अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों बेशकीमती पेड़ अवैध खनन की भेंट चढ़ चुके हैं, गहरी खाइयों में दफन हो चुके हैं। नदियों में बने गहरे गड्ढे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ सरकार के राजस्व को भी हर रोज लाखों का चूना लगाया जा रहा है। वही नदियों में बने गहरे गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के डोईवाला एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने कहा कि प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, फिर भी अवैध रूप से कोई खनन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। में जहाँ पे भी अवैध खनन की शिकायत आती है वहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और हमारी पुलिस के द्वारा भी और खनन विभाग के द्वारा प्लस तहसील प्रशासन के द्वारा लगातार औचक निरीक्षण भी किया जाता है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है और जब भी अवैध खनन
जो हमारी पकड़ में आता है उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार पेनल्टी और अर्थदंड है वो आरोपित किया जाता है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी है और आगे भी लगातार जारी रहेगी। राजधानी देहरादून में उक्रांद युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को दायित्व सौंपे गए हैं। वहीं इस दौरान राजेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता करके कहा कि राज्य के युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर छुड़ावा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि ये गुलर में जो पुल टूटा है वह राज्य के लिए आर्थिक क्षति के साथ कार्यरत मजदूरों के लिए भी दुखद है, जिसमें 2 मजदूर मारे गए और 12 मजदूर घायल हो गए, जिसको लेकर के कार्यदायी संस्था हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को शीघ्र ही 50 लाख और घायलों को 20 लाख का मुआवजा राशि दे। साथ ही साथ उन्होंने CBI जांच की मांग करी है। 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए तथा घायलों को 20 लाख रुपए अविलंब मुहैया कराया जाए। साथ में और अगर इसकी उचित कार्रवाई इस पर नहीं को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए तथा घायलों को 20 लाख रुपए अविलंब मुहैया कराया जाए। साथ में और अगर इसकी उचित कार्रवाई इस पर नहीं को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए तथा घायलों को 20 लाख रुपए अविलंब। रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में बीते 3 दिनों से बर्फबारी हो रही। बर्फबारी के कारण धाम में 4 फीट बर्फ जम चुकी है। साथ ही साथ पुनर्निर्माण कार्य भी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। भारी बर्फबारी के कारण सभी निर्माण कार्य बर्फ से ढक चुके हैं। धाम में कड़ाके की ठंड के कारण 40 से ज्यादा मजदूर धाम छोड़कर सोनप्रयाग लौट आए हैं। आपको बताते चले केदारनाथ धाम में कपाट बंद होते ही समय भारी बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी। तब से लेकर के धाम में बर्फबारी होने पर लगी है और बीते 3 दिनों से हर दिन धाम में बर्फबारी हो रही है, जिस कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के